बहनों और भाइयों, हमारा युवा हमारी प्रगति का मापक है। भारत की सशक्तिकरण का माध्यम है, उसकी धुरी है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी को जब कहा गया कि देश के अंदर जातिवाद की राजनीति है, आपका इसमें क्या कहना है, तो मोदी जी ने कहा कि मेरे लिए तो देश में केवल 4 जातियां हैं। 4 जाति को उन्होंने ज्ञान के रूप में कहा। ये भारत का मूल है और इसके सशक्तिकरण के लिए हमें कार्य करना है। इसमें उन्होंने कहा, एक है गरीब की, दूसरा है अन्नदाता किसान की, तीसरा है युवा की और चौथी जाति है आधी आबादी नारी की। यही 4 जातियां हैं। गरीबी उन्मूलन की दिशा में, जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सके, डबल इंजन की सरकार इस पर कार्य कर रही है। अन्नदाता किसान समृद्ध हो, उसकी आमदनी बढ़े, कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कृषि वैज्ञानिक और प्रगतिशील किसान मिलकर के इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, उसके परिणाम आ रहे हैं। हमारा युवा तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनकर के अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ राष्ट्र निर्माण के प्रवर्तमान अभियान के साथ जुड़ करके कर सके, इसके लिए उस युवा को रोजगार मिले, उसको नौकरी मिले, उसका हम कौशल विकास कर सके, तकनीकी दृष्टि से सक्षम बना सके। इसके लिए सरकार के स्तर पर, डबल इंजन सरकार के स्तर पर निरंतर प्रयास हो रहे हैं। तो नारी सशक्तिकरण के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के लगातार अलग अलग क्षेत्र में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आज उसके परिणाम हम सबके सामने आ रहे हैं। पिछले 7 वर्ष में प्रदेश ने अपना परसेप्शन बदला है। आज उत्तर प्रदेश सुरक्षा और कानून व्यवस्था का जो मॉडल बनाई है, देश के अंदर निवेश का ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उभर करके दुनिया के निवेश को अपने यहां आकर्षित करने में सफल हुआ है। प्रदेश में जो निवेश आ रहा है, इसका परिणाम है कि हमने लाखों नौजवानों को नौकरी उनके गांव और उनके घर में देने में सफलता प्राप्त की है। 1,62,00,000 से अधिक नौजवान इस निवेश के माध्यम से अब तक नौकरी और रोजगार प्राप्त किए हैं। स्वरोजगार के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान और पीएम विश्वकर्मा की योजना, पीएम स्वनिधि की योजना, पीएम रोजगार की योजना जैसी तमाम योजनाओं के साथ ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने भी आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त किया है। और इन्हीं कार्यक्रमों की श्रृंखला में प्रदेश सरकार ने 6.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने में भी सफलता प्राप्त की है। आज मैं आपके सामने एक खुशखबरी और लेके आने आया हूं। अभी 23, 24, 25 और फिर 30 और 31 अगस्त को पुलिस भर्ती की प्रक्रिया हमारी आगे बढ़ रही है, जिसमें 60,000 से अधिक नौजवानों को हम भर्ती करने वाले हैं। ये 60,000 जो भर्ती होने वाली है, इतनी बड़ी भर्ती उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुई। और इस भर्ती के साथ एक और चीज जुड़ रही है कि 20% सीटें इसमें ऐसी होंगी जिसमें केवल बेटियां भर्ती होंगी, और उनकी भर्ती के लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई है। मैंने कल भी कहा था, ये बेटियां इसलिए भर्ती कर रहे हैं जो सड़क और चौराहे पर, किसी अन्य जगहों पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले, बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले सौदों को भी ठिकाना लगाने का काम ये बेटियां कर सकें। इसके लिए
हम उन्हें पुलिस की भर्ती में प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमने तय किया है, एक नई योजना हम लेकर के आए हैं और मैं यहां पे जो नौजवान हैं उनसे भी कहूंगा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना लेकर के आगे आ रही है। 10 लाख एमएसएमई यूनिट हम लगाने के लिए एक बड़ी कार्य योजना आगे बढ़ा रहे हैं और जो भी युवा इसके साथ जुड़ना चाहेगा उसका प्रशिक्षण करवाने के साथ ही 5 लाख रुपए पहले चरण में ब्याज मुक्त ऋण उसको उपलब्ध करवाने का काम सरकार करेगी। ब्याज मुक्त, कोई इंटरेस्ट नहीं, डिजिटल पेमेंट के साथ हम उसको जोड़ेंगे। कैसे व्यवसाय होना है, 10 लाख एमएसएमई यूनिट लगेंगी और 10 लाख एमएसएमई यूनिट लगने के साथ ही 50 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी और रोजगार की गारंटी इसके माध्यम से होगी। यह योजना भी प्रदेश के अंदर हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने जा रहे हैं। जो युवा स्नातक कर रहे हैं, प्रास्नातक कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इन सबसे मैं कहूंगा कि हर स्नातक के लिए, डिप्लोमाधारी के लिए, सर्टिफिकेट कोर्स के लिए, डिग्रीधारी के लिए आवश्यक होता है कि फाइनल ईयर में वह अप्रेंटिसशिप की स्कीम के साथ जुड़े या अपना कोई प्रोजेक्ट सबमिट करे। हमने तय किया है ऐसे युवाओं को हम लोग इनरोल करेंगे। इनरोल करने के साथ उसको कहेंगे कि तुम्हें इस विषय पर अपना प्रोजेक्ट वर्क पूरा करना है और प्रोजेक्ट वर्क पूरा करते समय उस युवाओं के रजिस्ट्रेशन के साथ हम उसकी स्टडी रिपोर्ट अपने आप प्राप्त करेंगे और उसको एक निश्चित मानदेय के साथ उस इकाई के साथ जोड़ने का काम करेंगे, जिसमें आधा मानदेय इकाई देगी और आधा सरकार उसे उपलब्ध करवाएगी। तो वह जब पढ़ाई करने के अंतिम वर्ष में जाएगा, अंतिम वर्ष में जाने के बाद फिर वह अपने पैरों पर आत्मनिर्भर हो जाएगा, अपने मां बाप पर तब आश्रित नहीं रहेगा। और बहनों और भाइयों, इस स्कीम का भी लाभ लेने की आवश्यकता है कि जिन लोगों को आज अयोध्या का ये विकास अच्छा नहीं लगता तो उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल का दुरुपयोग करके दुष्प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन आया कि 13,000 लैंड, अयोध्या की 13,000 एकड़ लैंड 3 लोगों को आवंटित कर दी गई। मुझे बताओ, क्या अयोध्या प्रॉपर में 13,000 एकड़ लैंड है क्या? पहले तो उनकी बुद्धि और विवेक पर ही मुझे संदेह होता है जो लोग इस प्रकार की न्यूज देते हैं। दूसरा, अयोध्या में कोई भी लैंड आवंटित नहीं की गई तो इस प्रकार की फेक न्यूज क्यों देते हैं? एक दिन फिर दूसरी न्यूज आती है कि अयोध्या में धर्मपथ और रामपथ पर 3800 स्ट्रीट लाइट चोरी हो गई। यानी अयोध्या की जनता को और अयोध्या वासियों को कटघरा में खड़ा करने का यह प्रयास ये विपक्षी दलों के लोग करते हैं। सच्चाई क्या थी? वेंडर को मार्च तक स्ट्रीट लाइट लगानी थी, चुनाव के कारण नहीं लगाया। बाद में उसने विपक्षी दलों के साथ मिलकर के ये साजिश की कि ये पैसा निकाल सके, नहीं हो पाया तो उसने छोटी सी ई कंप्लेंट कर दी। लेकिन अब वेंडर ही शिकंजे में आ गया है, अब उनके आकाओं को भी हम शिकंजे में लेंगे। कौन थे इसके पीछे जो अयोध्या को बदनाम कर रहे थे? और ये अयोध्या को बदनाम करने वाले वही लोग हैं जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जिन लोगों ने अयोध्या को लहूलुहान किया था। ये वही लोग हैं जो लोग बड़ी बेशर्मी के साथ एक चिकित्सक, एक डॉक्टर के साथ, एक महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत पर बेशर्मी के साथ उन जल्लादों का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जाएंगे पिछड़ी जाति की बेटी के साथ हुए हैवानियत पर उन दुष्कर्मियों के साथ खड़े हैं, कहते हैं निर्दोष है। आपने लखनऊ की घटना भी देखी होगी। लखनऊ में एक बेटी अपने पिता के साथ और भाई के साथ बाइक से जा रही है, अचानक बारिश हो गई, पानी जमा हो गया।
जबरदस्ती पानी फेंक करके फिर उस बेटी को गिरा दिया जाता है। और तब मैंने कहा था, तब भी मैंने वहां कार्रवाई की थी और मैंने कहा था कि इन लोगों के लिए सद्भावना ट्रेन नहीं, बुलेट ट्रेन चलेगी, कायदे से बुलेट ट्रेन। जब पुलिस ने उस अपराधी को पकड़ा तो समाजवादी पार्टी का मुखिया उस अपराधी के साथ खड़ा हो गया, कहता वो निर्दोष है। यानी निर्दोष, इन्होंने हर दुष्कर्मी को, हर अपराधी को निर्दोष साबित करना अपने जीवन का लक्ष्य मान लिया है। लेकिन बहनों और भाइयों, ये यूपी में नहीं होने पाएगा। उत्तर प्रदेश बदल चुका है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके उनके जीवन में परिवर्तन लाना चाहता है। कल मैं देख रहा था, समाजवादी पार्टी के नेता का बयान में पढ़ रहा था। वो बोल रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं उन दुष्कर्मियों का जिन्होंने कोलकाता के अंदर एक डॉक्टर के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मियों का समर्थन कर रहे हैं। तनिक तो शर्म करनी चाहिए। लेकिन बहनों और भाइयों, संस्कार कभी समाप्त नहीं होते। ये वही लोग हैं जो कहते थे दुष्कर्मियों के लिए कि लड़के हैं, गलती कर देते हैं। इन लोगों से कैसे आप उम्मीद करते हैं? कैसे उम्मीद करते हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने इसी अयोध्या में एक गरीब, अति पिछड़ी जाति की बालिका के साथ हुए रेप की घटना पर बड़ी बेशर्मी के साथ उन अपराधियों को बचाने का काम किया था। और आप बताइए, ऐसे दुष्कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे बेटी तो बेटी है, उस बेटी को सुरक्षा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और यहां पर भी हमने कार्रवाई की और इनके एक नेता कन्नौज में भी वैसे पकड़े गए, जैसे लगता है पार्टी का चरित्र ही ऐसा हो गया इनके। और इसीलिए दुष्कर्मियों का बड़ी बेशर्मी के साथ लोग समर्थन कर रहे हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, आज भी उनकी वह आदत छूटी नहीं। लेकिन आदत सुधारने के लिए कानून भी है, कानून का डंडा भी है, और कानून का डंडे का इस्तेमाल करके ऐसे दुष्कर्मियों के साथ सख्ती से निपटने का काम तो होगा ही।